20th सेंचुरी की एक ग्रेट पोइट डब्ल्यू यीट्स के बारे में। यीट्स एक पोइट नहीं थे बल्कि आयरलैंड की सोल की आवाज़ थे। उनका बर्थ हुआ था 13 जून 1865 को डबलिन में। उनका बचपन डबलिन, लंदन और स्पेशली स्लाइगो में बीता। स्लाइगो की नेचर, वहाँ की झीलें, वहाँ के लोक कथाओं ने उनके इमेजिनेशन को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया। शुरुआत में यीट्स ने आर्ट की पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव पोइट्री की तरफ बढ़ गया। 1885 में उनकी पहली पोम पब्लिश हुई। इसी समय उन्हें मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट और सुपरनेचुरल चीज़ों में गहरी रुचि हो गई। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे मिले मॉड गोने से। यीट्स उनसे बहुत प्यार करते थे, मॉड गन से, लेकिन मॉड ने उन्हें कई बार रिजेक्ट किया और ये अनरिक्वेटेड लव उनकी पोइट्री का बहुत बड़ा थीम बन गया। मॉड सिर्फ एक फीमेल नहीं बल्कि आयरलैंड का सिंबल बन गई। 1890s में यीट्स आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लीडर बन गए। उन्होंने आयरिश कल्चर, मिथोलॉजी और फोकलोर को रिवाइव करने का काम किया। 1904 में उन्होंने एवे थिएटर की स्थापना की, जो आयरिश ड्रामा का सबसे बड़ा मंच बना। 1916 में ईस्टर राइजिंग हुआ। इस घटना ने यीट्स को अंदर से हिला दिया। उन्होंने लिखा, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। ये लाइन दिखाती है कि डिस्ट्रक्शन के अंदर भी ब्यूटी हो सकती है। 1917 में यीट्स ने गॉर्गी हाइडी ली से शादी की। उनकी वाइफ ने ऑटोमेटिक राइटिंग किया, जिससे यीट्स को इंस्पिरेशन मिली उनकी बुक अ विजन लिखने के लिए। 1922 में यीट्स आयरिश फ्री स्टेट के सेनेटर बने। 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला और ये सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे आयरलैंड के लिए था। 1939 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी पोइट्री आज भी जीवित है। अब हम उनके लिटरेरी डेवलपमेंट को समझते हैं। शुरुआत में यीट्स रोमांटिक पोइट थे। उनकी पोइट्री ड्रीमी, म्यूजिकल और मिस्टिकल थी। वे नेचर, फेरी टेल्स और मिथोलॉजी की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी फेमस पोम लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में वे शहर के शोर से दूर शांति की तलाश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका स्टाइल बदलने लगा। उन्होंने रियलिटी को देखना शुरू किया। उनकी लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट हो गई। अब वे आयरिश सोसाइटी और पॉलिटिक्स की आलोचना करने लगे। उनकी पोम ईस्टर 1916 में ये बदलाव साफ दिखाई देता है। फिर उनके जीवन का तीसरा फेज आता है जो सबसे पावरफुल है। इस फेज में उन्होंने उनकी पोइट्री फिलोसफिकल और सिंबॉलिक हो जाती है। उनकी पोम द सेकेंड कमिंग में वे कहते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये लाइन मॉडर्न वर्ल्ड के केओस को दिखाती है। चिनुआ चेबी जो एक अफ्रीकन राइटर है, उन्होंने अपनी नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल यीट्स की इसी वर्क से लिया था और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उनकी एक और महान जो पोम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसमें एक ओल्ड मैन इमॉर्टैलिटी की तलाश करता है। वह रियल वर्ल्ड को छोड़कर आर्ट की इटर्नल दुनिया में जाना चाहता है। अब हम उनकी वर्क्स की थीम्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उनके जो ग्रेट वर्क्स हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उनकी समरी को जरूर जानेंगे। तो पहले थीम समझते हैं। पहला थीम है उनके वर्क्स का नेशनलिज्म। यीट्स आयरलैंड की आइडेंटिटी को बचाना चाहते थे। दूसरा थीम है लव। मॉड गन के लिए उनका जो लव था उनकी पोइट्री में बार बार आता है। तीसरा थीम है एजिंग और टाइम। वे कहते थे कि बॉडी बूढ़ी हो जाती है, लेकिन आर्ट जो है वो अमर रहता है। चौथा थीम है आर्ट वर्सेस लाइफ। रियल लाइफ टेम्परेरी है, लेकिन आर्ट इटर्नल है। पांचवा थीम है हिस्ट्री का साइकिल। यीट्स मानते थे कि हिस्ट्री सर्कुलर होती है। यीट्स मानते थे कि हिस्ट्री सीधी नहीं चक्रों में चलती है, सर्कुलर होती है, और इसको समझाने के लिए उन्होंने जायर का कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट के अनुसार हिस्ट्री स्पाइरल की तरह चलती है।
एक एरा खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। ये आइडिया उनकी बुक अ विजन में मिलता है। ये सिर्फ पोइट नहीं बल्कि ड्रामेटिस्ट भी थे। उन्होंने प्लेज लिखे जैसे कैथलीन हॉलिन। उनकी पोइट्री में सिंबलिज्म बहुत स्ट्रांग है। अब हम इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये इनका वर्क 1890 में आया है और ये ईड्स के अर्ली फेज की सबसे फेमस पोम्स है। कवि सिटी लाइफ से परेशान है, वो पीस चाहता है। वह इनिसफ्री नाम के आइलैंड पर जाना चाहता है। वह कहता है कि वहाँ एक छोटा हट बनाएगा, बीन्स उगाएगा और बीज पालेगा। उसे यहाँ पीस मिलेगी। मॉर्निंग में मिस्ट, नाइट में ग्लिमर और नून में पर्पल ग्लो। लेकिन असली बात यह है कि वह फिजिकली सिटी में है पर मेंटली हमेशा एनएसवे में रहता है। तो थीम यहाँ पे नेचर वर्सेस सिटी लाइफ, एस्केपिज्म, पीस, ये यीट्स की रोमांटिक पोइट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है। एनएसवे एक आइडियल लाइफ का सिंबल है। दूसरी जो इनकी व्हेन यू आर ओल्ड, बिलेवेड मॉड गोन के लिए लिखी। कवि इमेजिन करता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी और फायर के पास बैठकर बुक पढ़ेगी, तब उसे याद आएगा कि एक आदमी था जो सिर्फ उसकी ब्यूटी नहीं बल्कि उसकी सोल से प्यार करता था। अब वह लव खो चुका है। तो थीम यहाँ अनरिक्विटेड लव है, एजिंग है, टाइम है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। नेक्स्ट इनका जो है ईस्टर राइजिंग 1916 में आयरलैंड में हुआ एक रिवोल्ट था और उसी पे ये वर्क बेस्ड है। ये रिवोल्ट ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और आयरिश जो लोग थे वो अपने देश को ब्रिटेन से आज़ाद कराना चाहते थे और ये विद्रोह डबलिन में शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इसे कुछ ही दिनों में दबा दिया। भले ही ये असफल रहा, लेकिन इसने आगे चलकर आयरलैंड की फ्रीडम की नींव रखी। प्लस टेरर। द सेकेंड कमिंग इनका जो वर्क है वो 1919 में आया है और ये ईर्स की सबसे पावरफुल पोम्स में से एक है। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद के कैओस को दिखाती है। वह कहते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। मतलब कि दुनिया का बैलेंस खत्म हो चुका है, ऑर्डर की जगह कैओस आ गया है। एक मॉन्स्टर जो है वो बेथलेम की ओर आ रहा है ना। वो क्राइस्ट का सेकंड कमिंग नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। कहते हैं कि मॉन्स्टर बेथलेम की ओर आ रहा है और ये क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। तो थीम्स यहाँ पे कैओस है, हिस्ट्री साइकिल को दिखाया है, एपोकैलिप्स को दिखाया है और ये मॉडर्निज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है और गायर्स थ्योरी से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इनका वर्क है सेलिंग टू बाइजेंटियम, जो इन्होंने 1926 में लिखा है। ये ईयर्स की लेट फेज की मास्टरपीस है। यहाँ एक ओल्ड मैन बोल रहा है, वह कहता है कि वह दुनिया यंग लोगों के लिए है। ओल्ड एज में बॉडी वीक हो जाती है, इसलिए वो बाइजेंटियम जाना चाहता है जहाँ आर्ट जो है वो इटर्नल है। वो चाहता है कि उसकी सॉल एक गोल्डन बर्ड बन जाए जो हमेशा गाती रहे। थीम्स यहाँ क्या है? ओल्ड एज वर्सेस यूथ, आर्ट वर्सेस लाइफ, इमॉर्टैलिटी ना। बाइजेंटियम एक इटर्नल आर्ट को यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। बॉडी वर्सेस सॉल का कंट्रास्ट यहाँ पे दिखाया है। लिडा एंड स्वान जो है ये इनका एक ग्रीक मिथ पे आधारित पोम है और यहाँ जो ज्यूज है वो स्वान बनकर लिडा पे अटैक करता है। इस वायलेंट एक्ट से हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है उसका बर्थ होता है। हेलेन ऑफ ट्रॉय की बर्थ होती है जो ट्रोजन वॉर का कारण बनती है। तो थीम्स यहाँ पे क्या है? वायलेंस, पावर, हिस्ट्री टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट जो इनका वर्क है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। ईट्स स्वान्स को देखते हैं। स्वान्स अभी भी यंग और ब्यूटीफुल है, लेकिन पोएट जो है अब ओल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे भी
थीम एजिंग लॉस एंड नेचर वर्सेस ह्यूमन लाइफ को दिखाया है। सितंबर 1913 ये पोम आयरिश सोसाइटी की क्रिटिसिज्म है। येट्स कहते हैं कि लोग अब मेटलिस्टिक हो गए हैं और इसकी फेमस लाइन है रोमांटिक आइलैंड्स डेड एंड गोन। तो थीम यहाँ पे मेटलिज्म एंड लॉस ऑफ वैल्यूज है और ये सोशल क्रिटिसिज्म है, पॉलिटिकल टोन में इसको लिखा गया है। अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन ये एक फिलोसॉफिकल पोम है इनका। ये स्कूल विजिट करते हैं, बच्चों को देखकर अपने पास्ट को याद करते हैं, मॉड गुन की भी याद आती है। अंत में वह यूनिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तो लाइफ, मेमोरी, यूनिटी ये सारी थीम्स हैं और ये फिलोसॉफिकल डेप्थ दिखाता है। और इसमें फेमस चेस्टनट ट्रीज का इमेज दिखाया है पोल ने। तो अर्ली जो पोम्स हैं ईयर्स की उसमें नेचर प्लस लव दिखाई देता है। मिडिल ईयर्स में पॉलिटिक्स और रियलिटी दिखती है और उनके लेट वर्क्स में फिलॉसफी प्लस आर्ट प्लस एजिंग का ये दिखाया